नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तिका से पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में बात करते हैं, जो पिछले कई वर्षों से परीक्षा में लगातार आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक सुनने से आपके परीक्षा में 5 अंक बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन से हैं? जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं, फिल्म, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, इंटरनेट, पुस्तकें आदि। जनसंचार हमारे क्या होते हैं? जो हमें जनता के साथ जोड़ते हैं, तो वो हमारे होते हैं बेटा जनसंचार के माध्यम। प्रिंट माध्यम से आप क्या समझते हैं? प्रिंट माध्यम को बेटा हम मुद्रित माध्यम भी कहते हैं, जो प्रिंट करके आप तक पहुंचते हैं। तो बेटा देखिए, प्रिंट माध्यम क्या होते हैं? संचार के जो साधन प्रिंट अर्थात छपे रूप में लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं, उन्हें प्रिंट या मुद्रित माध्यम कहा जाता है। प्रिंट माध्यम के 2 प्रमुख साधन कौन से हैं? यानी कि बेटा जो प्रिंट हैं, प्रिंट के 2 उदाहरण भी बोल सकते हैं हम कि भाई प्रिंट मीडिया के 2 उदाहरण दीजिए। तो उसके अंतर्गत हमारे जैसे समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है, प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा क्यों बना रहता है? यानी कि बेटा उसमें ऐसी क्या खूबी है जो वो अपना महत्व हमेशा बरकरार बनाए रखती है? तो कहता है, वाणी, विचारों, सूचनाओं, समाचारों आदि को लिखित रूप में रिकॉर्ड करने का आरंभिक साधन होने के कारण प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा। मतलब मीन्स क्या कहता है बेटा, ये जो प्रिंट मीडिया होता है वो हमारा स्थायी माध्यम होता है, जिसके द्वारा हम लंबे समय तक अपने विचारों को स्टोर करके सुरक्षित करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो प्रिंट या मुद्रित, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहते हैं। यानी कि पत्रकारिता होता है बेटा किसी के माध्यम से अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना। यानी कि कोई भी माध्यम हो सकता है, हम अपने विचार जब जनता तक या और अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं, तो वो आपका बेटा होता है पत्रकारिता। तो उसकी डेफिनेशन आपसे ये पूछ रहा है। तो प्रिंट यानी कि रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट, जब हम किसी भी माध्यम का सहारा लेकर के अपने जो विचार हैं बेटा वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो वो आपकी पत्रकारिता कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कब और कहां से हुई? यानी कि बेटा प्रिंट मीडिया, ठीक है, जो अखबार है हमारा प्रिंट होकर के वो कब और कहां से शुरू हुआ था? तो ये कहता है, भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई, जो कोलकाता से निकला था। यानी कि कोलकाता का प्राचीन नाम हमारा क्या था? कलकत्ता, ठीक है। और ये सबसे पहले 1780 में प्रकाशित हुआ था बंगाल गजट के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? इसके संपादक कौन थे? यानी कि बेटा जो हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? यानी कि सप्ताह में एक दिन प्रकाशित होता था, और वो किसने प्रकाशित किया था? तो ये कहता है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड था, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। यानी कि बेटा हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र के रूप में उदंत मार्तंड को जाना जाता है, जो पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट कहता है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व
पत्रकारिता एक मिशन थी कैसे, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले बेटा जो पत्रकारिता थी वो एक मिशन के रूप में प्रयोग की जाती थी। कैसे की जाती थी कि भाई स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व पत्रकारिता का एक ही लक्ष्य था, स्वतंत्रता की प्राप्ति। इस प्रकार पत्रकारिता एक मिशन थी, यानी कि बेटा स्वतंत्रता पाने के लिए लोगों को जागरूक करना ही पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य था, एक मिशन के रूप में था। ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रकारिता में किस प्रकार का बदलाव आया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू के 2 दशकों तक पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध थी, पर बाद में उसका चरित्र व्यावसायिक होने लगा था। यानी कि बेटा आज पत्रकारिता के माध्यम से जो लोग हैं वो पैसे कमाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला। तो भारत में पहला छापाखाना बेटा 1556 ईस्वी में गोवा में खुला था। बार बार आपका ये प्रश्न पेपर के अंदर पूछा जाता है। फिर कहता है कि इन्हीं 2 समाचार एजेंसियों के नाम लिखिए। तो बेटा इसके अंदर आता है PTI और UNI। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये एग्जाम के अंदर। फिर कहता है ड्राई एंकर किसे कहते हैं। ड्राई एंकर यानी कि बेटा जो टीवी के ऊपर जो खबरें प्रकाशित होती हैं उसका एक चरण होता है ड्राई एंकर। तो उसके डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है ये परिभाषा कि भाई जब एंकर खबर के बारे में सीधे सीधे बताता है कि कहाँ क्या कब और कैसे हुआ तथा जब तक खबर के दृश्य नहीं आते एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है, उसे ड्राई एंकर कहते हैं। यानी कि बेटा सीधे सीधे शब्दों में जब तक कोई घटना का ना तो उनके पास दृश्य उपलब्ध होता है, सिर्फ एक दूसरे जो रिपोर्टर होते हैं जो एक दूसरी जगहों पर काम करते हैं तो उनके द्वारा जो जानकारियां मिलती हैं उनके आधार पर वो खबर पहुंचाता है, तो उसे हम ड्राई एंकर कहते हैं। नेक्स्ट कहता है फोन इन का आशय समझाइए या फोन इन क्या है। ये भी हमारा बेटा टीवी के ऊपर प्रकाशित होने वाली खबरों का एक चरण है। तो क्या होता है फोन इन, यानी कि फोन के माध्यम से सूचनाएं देना, यानी कि जिन्हें एंकर रिपोर्टर से फोन पर बातें करके दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाले स्थल पर मौजूद होता है, यानी कि जहां पर बेटा घटना घटित होती है तो वहाँ से वो फ़ोन के माध्यम से सूचनाएं देता है। जैसे कई बार टीवी के ऊपर खबर प्रकाशित होती है और आपको वो फ़ोन के माध्यम से उसकी आवाज़ भी सुनाई जाती है रिपोर्टर की, तो वो हमारा फ़ोन इन होता है। नेक्स्ट कहता है एंकर बाइट किसे कहते हैं। ये भी हमारा टीवी की खबर का ही एक चरण है। फिर कहता है एंकर बाइट का अर्थ है कथन। टेलीविज़न में किसी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर और उसको सुनाकर समाचारों को प्रामाणिकता यानी कि बेटा सत्यता प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि बेटा जैसे कोई भी खबर घटित हो रही है तो हम दूसरे व्यक्तियों से उसकी जानकारी आपको दिखाते हैं ताकि उसकी प्रामाणिकता सिद्ध की जा सके। नेक्स्ट कहता है एंकर पैकेज किसे कहते हैं। ये भी हमारा टीवी की खबर का ही एक चरण है। फिर कहता है पैकेज किसी भी खबर को क्या करता है बेटा, पूर्णता देता है। यानी कि पैकेज होता है पूरी खबर का एक पैकेज। ठीक है, तो ये कहता है किसी भी खबर को संपूर्णता से पेश करने का साधन होता है। इसमें संबंधित घटनाओं के दृश्य, लोगों की बाइट, ग्राफिक से जुड़ी सूचनाएं आदि होती हैं। यानी कि बेटा जब कोई भी घटना पूर्ण रूप से अखबार के अंदर छापी जाती है वो आपका एंकर पैकेज होता है, या टीवी के ऊपर उसको कंप्लीट रूप में दिखाया जाता है। तो उसके अंदर क्या आती है, लोगों के कथन भी होते हैं, घटना के दृश्य भी होते हैं, उसकी ग्राफिक भी होती है। अगर वो आंकड़ों के अंदर है तो वो आंकड़े भी आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। तो वो आपका होता है एंकर पैकेज। उसके बाद कहता है रेडियो पर प्रसारण के लिए तैयार की जाने वाली समाचार कॉपी की विशेषताएं लिखिए। यानी कि बेटा जैसे रेडियो के ऊपर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं तो उससे पहले क्या होता है, एक कॉपी तैयार की जाती है ताकि वो उस कॉपी में से पढ़कर अच्छे से बोले जा सके। तो उस कॉपी की विशेषताएं पूछ रहा है। तो क्या कहता है ये,
कि भी रेडियो पर प्रसारण के लिए तैयार की जाने वाली जो समाचार कॉपी होती है उसमें एक पंक्ति में अधिकतम 12-13 शब्द होते हैं। वाक्यों में जटिल उच्चारण में कठिन शब्द संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि बेटा किसी भी शब्द को उसके लघु रूप में नहीं लिखना चाहिए। उच्चारण में जो आसानी से बोले जा सकें शब्द वो उसके अंदर प्रयोग किए जाने चाहिए। और 1 से 10 तक के जो अंक होते हैं बेटा वो हम शब्दों के अंदर लिखते हैं, और जो हमारी बड़ी संख्याएं आती हैं तो बेटा वो क्या है, हम अंकों में ना लिख करके उसको शब्दों में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है नेक्स्ट, जैसे 11 से 999 तक को अंकों में लिखा जा सकता है, उसके बाद फिर शब्दों में लिखते हैं ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो जाए। नेक्स्ट कहता है प्रिंट मीडिया के लाभ कौन कौन से हैं। तो बेटा प्रिंट मीडिया से क्या क्या लाभ होते हैं। प्रिंट मीडिया को धीरे धीरे दोबारा या मर्जी के अनुसार पढ़ा जा सकता है। प्रिंट मीडिया वही आ गई हमारी मुद्रित माध्यम, ठीक है, जो आपके पास लिखित रूप में होती है, तो हम उसको अपनी इच्छा अनुसार पढ़ सकते हैं। सेकंड लाभ कहता है किसी भी पृष्ठ या समाचार को पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है, यानी कि बेटा जैसे हम अखबार पढ़ते हैं तो आप उसका कोई भी पेज उठा करके पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि भाई आपने 1 नंबर पेज से उसको पढ़ना शुरू करना है। आप अपनी इच्छा के अनुसार उसके अंदर कोई भी खेल पृष्ठ पढ़ सकते हैं, व्यावसायिक पृष्ठ पढ़ सकते हैं, या और कोई जानकारी उससे प्राप्त कर सकते हैं। राज्य का पेज होता है उसमें बेटा सिटी का होता है, तो आप जो मर्जी वो पेज पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कहता है इन्हें सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि बेटा इनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। डेडलाइन क्या होती है। डेडलाइन हमारी क्या होती है बेटा, जैसे जो हमारी संस्थाएं होती हैं जो प्रिंट मीडिया के अंदर प्रिंट का काम करती हैं, तो बेटा उनकी डेडलाइन हमारी क्या होती है, उनको क्या किया जाता है कि भी एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि भी इस टाइम तक कोई भी खबर हम तक पहुंचती है तो वो न्यूज़पेपर के अंदर प्रकाशित की जाएगी, और उस टाइम के बाद कोई भी न्यूज़ आती है तो नेक्स्ट डे अगले दिन के लिए रखी जाती है, फिर वो अगले दिन प्रसारित होने वाले अंक के अंदर छापी जाती है। तो बेटा वो डेडलाइन होती है निर्धारित समय सीमा का ख़त्म होना, तो वो आपका होता है डेडलाइन। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, प्रिंट माध्यम के लेखकों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि बेटा जो प्रिंट या मुद्रित माध्यम के अंदर काम करते हैं तो उनके अंदर फर्स्ट तो बेटा उनकी अशुद्धियों का उसने ध्यान रखना चाहिए कि भाई अशुद्धियाँ नहीं की जानी चाहिए। समय सीमा डेडलाइन का ध्यान रखना चाहिए कि भाई किस समय तक उनको अपनी जो सूचनाएं हैं वो उनको जमा करवानी है। नेक्स्ट बेटा समय सीमा कि भाई कोई भी समाचार है वो प्रकाशित किया जाएगा तो वो कितने शब्दों के अंदर लिखा जाएगा। नेक्स्ट कहता है मुद्रित या प्रिंट माध्यम की सीमा का उल्लेख कीजिए, यानी कि बेटा जो इसकी सीमाएं हैं, यानी कि क्या क्या कमजोरियां इसके अंतर्गत आती हैं। तो बेटा फर्स्ट कमजोरी तो ये है कि भाई जो अनपढ़ लोग होते हैं, निरक्षर जो व्यक्ति होते हैं, उनके लिए ये बेकार की वस्तु बन जाती है। नेक्स्ट कहता है इसके अलावा वे किसी घटना को खबर एक निश्चित समय बाद ही देते हैं, यानी कि बेटा कोई भी घटना जब न्यूज़पेपर के अंदर छपती है तो वो आपकी पुरानी हो जाती है, उससे पहले उस घटना को आप इंटरनेट के माध्यम से या टीवी के माध्यम से वो आप पहले उसके बारे में जान चुके होते हैं। तो इसीलिए कहता है कि भी जो घटना उसके अंदर छपती हैं अखबार के अंदर तो बेटा वो पुरानी होती हैं। नेक्स्ट कहता है कि भाई एनकोडिंग से आप क्या समझते हैं। एनकोडिंग हमारी क्या होती है, ये बेटा एक प्रकार की भाषा होती है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो देखिए संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेत या ध्वनि चिन्हों का जो उपयोग किया जाता है, भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है, अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश बांधना कूटीकरण या एनकोडिंग, यानी कि जिस तरीके से आप दूसरे तक अपने विचार पहुंचाते हैं, वो चाहे ध्वनि चिन्ह होते हैं, चाहे संकेत होते हैं, चाहे शब्द होते हैं, तो वो आपका एनकोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ब्रेकिंग न्यूज का क्या आशय है। ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है, यानी कि ये भी हमारा एक बेटा टीवी के ऊपर प्रसारित होने वाली खबरों का ही एक चरण है ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज को हम फ्लैश न्यूज के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। इसका दूसरा नाम आता है फ्लैश न्यूज़। कई बार इसका दूसरा नाम ही पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, तो वो हमारा होता है फ्लैश न्यूज़। इसके अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण या बड़े समाचार को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल, यानी कि उसी समय जिस समय वो घटित होता है तो तत्काल पहुंचा दिया जाता है। जैसे नेपाल में आया भीषण भूकंप या 2 रेलगाड़ियों में टक्कर, उसमें 10 मरे, सैकड़ों लोग घायल हो गए। यानी कि बेटा कोई भी घटना जब घटती है तो उसी समय क्या किया जाता है, वो देशवासियों तक पहुंचाई जाती है, तो वो आपकी होती है ब्रेकिंग न्यूज़, फ्लैश न्यूज़, यानी कि ताज़ा न्यूज़। उसके बाद कहता है पत्रकारीय लेखन में सर्वाधिक महत्व किस बात का होता है। तो बेटा पत्रकारिता लेखन के अंदर जो हमारी समसामयिक जो घटनाएं होती हैं, यानी कि समय समय पर जो घटनाएं घटती हैं, तो उनकी जानकारी शीघ्र देना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद कहता है अखबार अन्य माध्यमों से अधिक लोकप्रिय क्यों है, एक मुख्य कारण लिखिए। यानी कि बेटा जो अखबार होते हैं वो दूसरे माध्यमों से महत्वपूर्ण होते हैं, अधिक लोकप्रिय होते हैं, तो वो क्यों होते हैं। तो बेटा हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि भी जो अखबार होते हैं वो लोकप्रिय इसलिए होते हैं, आप इसको कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। नेक्स्ट इनके अंदर स्थायित्व होता है, ठीक है, और अपनी इच्छा अनुसार इसको आप पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए अखबार लोकप्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं अब इसके पीछे आपके साल मेंशन कर रखे हैं कि भाई कौन सा पर्सन किस साल के अंदर आया हुआ है। तो बेटा बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, तो आप इनको अंत तक पढ़िए, सुनिए और बेटा अच्छे से तैयारी कीजिए। पेपर के अंदर 5 अंक आपके पक्के हो जाते हैं और जो बड़े पर्सन हैं उनका भी ये आधार होते हैं। फिर कहता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हमारे क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं लिखनी है। तो यह विशाल क्षेत्र में पहुंच जाता है, यानी कि बेटा विस्तृत क्षेत्र में पहुंच जाता है। इसमें दृश्य व श्रव्य माध्यम दोनों होते हैं, यानी कि बेटा इसके अंदर किसी घटना को देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है, ठीक है। जैसे रेडियो है वो केवल श्रव्य माध्यम है, लेकिन जो टेलीविजन है वो दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यमों के अंदर काम करता है। उसके बाद कहता है संपादक के 2 दायित्वों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो संपादक होता है बेटा उसके दो जिम्मेदारियां कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट कहता है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त समाचारों का चुनाव कर प्रकाशन योग्य बनाना, तात्कालिक घटनाओं पर संपादकीय लेख लिखना, ठीक है। संपादक ही संपादकीय लेख लिखता है, तो इसीलिए ये उसकी जिम्मेवारी होती है। नेक्स्ट कहता है संपादकीय का महत्व समझाइए। तो बेटा संपादकीय लेख का क्या महत्व होता है, ये किसी न्यूज़पेपर की आवाज़ होती है। जो हमारा समाचार पत्र होता है बेटा उसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारी संपादकीय लेख होता है। यह एक निश्चित जगह पर छपता है, यह समाचार पत्र की राय होता है। नेक्स्ट कहता है रेडियो माध्यम की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। तो रेडियो माध्यम के अंतर्गत आता है हमारा बेटा रेडियो की भाषा आम बोलचाल की होनी चाहिए। इसमें सटीक मुहावरों का प्रयोग भी होना चाहिए, जिससे भाषा के अंदर बेटा ताजगी आ सके और लोगों को अच्छे से वो समझ में आ सके। नेक्स्ट कहता है मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है। इसके अंदर पूछा भी जाता है कि भाई किसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो बेटा वो हमारा आता है मीडिया। अब इसके अंदर जो हमारे 3 स्तंभ हैं उनका तो आपको पता ही है। तो बेटा मीडिया का जो चौथा स्तंभ होता है वो हमारा लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है वो होता है मीडिया, क्योंकि यह जन समस्याओं को शेष तीनों स्तंभों के सामने प्रस्तुत करता है तथा इन तीनों स्तंभों के कार्यों की समीक्षा भी करता है, ठीक है। उसके बाद कहता है अंशकालिक पत्रकार से आप क्या समझते हैं। अंशकालिक यानी कि बेटा अंश होता है कुछ भाग और कालिक होता है समय का, यानी कि वे पत्रकार जो किसी भी समाचार पत्र में स्थायी नहीं होते, ये एक से अधिक खबरों के लिए सामग्री एकत्रित करते हैं। यानी कि बेटा ये जगह जगह क्या है दूसरे संस्थाओं के साथ भी ये जुड़कर वहाँ पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है पेज 3 पत्रकारिता क्या होती है। तो पेज 3 पत्रकारिता हमारी क्या होती है कि भी जो सनसनी फैलाने का काम करती है,
ठीक है। तो उसको पीत पत्रकारिता के नाम से भी जाना जाता है इस पत्रकारिता को, कि भी पीत पत्रकारिता भी हमारी पेज 3 पत्रकारिता ही होती है। यह प्राय चरित्रहीनता से संबंधित होती है। इसमें सनसनीखेज खबरें होती हैं। सनसनीखेज वही होता है जो सनसनी फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट कहता है जनसंचार का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो बेटा जनसंचार का तात्पर्य मतलब मीन्स होता है बेटा आशय। तो जनसंचार हमारा क्या होता है, जब व्यक्तियों के समूह के साथ जो संवाद होते हैं यानी कि वाद विवाद होते हैं, तो वो किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम से क्या किए जाते हैं बेटा, समाज के एक विशाल वर्ग तक वो पहुंचाए जाते हैं, यानी कि ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। तो वो हमारे जनसंचार माध्यम कहलाते हैं। उसके बाद कहता है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई। आजकल यह किस संस्था के अंतर्गत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हमारी हुई थी बेटा 1936 ईस्वी में। आजकल यह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस संस्था के अंतर्गत काम करता है। ये एफएम की फुल फॉर्म भी है बेटा। एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस जो एफएम है, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म भी है ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस। फिर कहता है फीचर के 2 लक्षण लिखिए, यानी कि जो फीचर है बेटा उसकी क्या पहचान होती है। तो फर्स्ट कहता है फीचर एक तो सृजनात्मक, सुव्यवस्थित व आत्मनिष्ठ लेखन है, जो पाठकों को क्या करता है बेटा, शिक्षित करने के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करता है। तो ये फीचर की हमारी परिभाषा भी आ जाती है। और इसकी जो भाषा होती है बेटा वो सरल होती है और मन को छूने वाली होती है, आकर्षक होती है। नेक्स्ट कहता है पत्रकार किसे कहते हैं। तो बेटा पत्रकार हमारे वे होते हैं जो क्या है, समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए लिखित रूप में सामग्री देने, सूचनाएं और समाचार एकत्रित यानी कि इकट्ठा करते हैं, तो वो हमारे पत्रकार कहलाते हैं। डेडलाइन क्या होती है। डेडलाइन वही बेटा निश्चित समय सीमा, अखबार में समाचार या रिपोर्ट को प्रकाशन हेतु स्वीकार करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है, इसी को डेडलाइन कहते हैं। वॉचडॉग पत्रकारिता से क्या आशय है। वॉचडॉग पत्रकारिता हमारी क्या होती है बेटा, जो सरकार जो काम करती है उनके कामकाज पर निगाह रखती है, वो आपकी होती है वॉचडॉग पत्रकारिता, जो भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करती है। ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज़ यानी कि फ्लैश न्यूज़ वह होती है जो अत्यंत महत्वपूर्ण तथा तुरंत प्राप्त होती है। यह बहुत कम शब्दों के अंदर दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। संचार प्रक्रिया में फीडबैक किसे कहते हैं और इसका क्या महत्व होता है। फीडबैक हमारा क्या होता है, जैसे हम सामने वाले तक अपने विचार पहुंचाते हैं तो बेटा वो उनके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देता है, तो जो उसकी प्रतिक्रिया होती है वो आपका फीडबैक होता है। ठीक है। कूटीकृत संदेश के पहुंचने पर प्राप्तकर्ता अपनी राय व्यक्त करता है, यही फीडबैक है। इससे संदेश के पहुंचने का पता चल जाता है कि अभी सामने वाले ने हमारा संदेश किस रूप में समझा है। समाचार शब्द को परिभाषित कीजिए। तो बेटा समाचार हमारा क्या होता है, समाचार किसी भी ऐसी ताज़ी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की राय और रुचि होती है, उसको हम समाचार बोलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भी इंटरनेट की लोकप्रियता के 2 कारण। इंटरनेट हमारा बेटा क्यों आजकल ज़्यादा प्रचलन में है, तो क्यों लोकप्रिय हो रहा है ये, तो उसके 2 कारण हैं। फर्स्ट कहता है यह संप्रेषण का बेहतरीन साधन है, यानी कि बेटा संप्रेषण होता है विचारों का आदान प्रदान, ठीक है, उसके रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यह दृश्य श्रव्य व भागीदारी का माध्यम है, और क्या है, सूचनाओं की तत्काल जानकारी दे देता है। नेक्स्ट कहता है किसी समाचार की प्रस्तुति में जनरुचि का क्या महत्व होता है। तो समाचार पत्रों में जनरुचि के अनुसार ही खबरों को स्थान दिया जाता है। राजनीति, खेल, हिंसा, अर्थ आदि खबरें पाठक वर्ग की रुचि के अनुसार महत्ता पाती हैं, यानी कि बेटा लोगों की किस क्षेत्र के अंदर रुचि रहती है उसी के अनुसार उनके अखबार के अंदर उनको स्थान मिलता है। ठीक है, वो पाठकों की रुचि के ऊपर निर्भर करता है कि भाई उनकी रुचि किस क्षेत्र में है, तो उस क्षेत्र से संबंधित जानकारी ही आप तक पहुंचाती है। नेक्स्ट कहता है संपादन में वस्तुपरकता से क्या तात्पर्य है। वस्तुपरकता
मतलब मीन्स क्या कहता है बेटा, जो वस्तु प्रकता होती है वो समाचार, घटनाएं और तथ्य उसी रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जिस रूप में वो घटित होते हैं। तो उनमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता, ना किसी तरह का कोई पक्षपात होता है। पक्षपात होने के कारण वो बदले नहीं जाने चाहिए। तो बेटा वो हमारी वस्तु प्रकता होती है, यानी कि जो भी मुद्दा है उस मुद्दे से संबंधित सटीक जानकारी देना। नेक्स्ट कहता है कार्टून कोना क्या होता है। तो बेटा कार्टून कोना क्या होता है कि भाई कार्टून कोने के माध्यम से सटीक टिप्पणियाँ पाठक को छूती हैं। यह एक तरह से हस्ताक्षरित संपादकीय है, यानी कि बेटा एक कार्टून के रूप में होती है और उसके ऊपर टिप्पणियाँ लिखी होती हैं जो पाठकों का मन अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पत्रकार के प्रकार बेटा, पत्रकार हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक पूर्णकालिक होता है, एक अंशकालिक होता है, एक स्वतंत्र पत्रकार होता है। इसमें पूर्वकालिक लिखा हुआ, पूर्वकालिक नहीं होता बेटा, ये होता है पूर्णकालिक। पूर्ण होता है पूरे समय के लिए, वो किसी एक संस्था से जुड़कर काम करता है। नेक्स्ट कहता है एंकर बाइट किसे कहते हैं। एंकर बाइट हमारा होता है बेटा, बाइट होता है कथन, ठीक है। तो किसी घटना से संबंधित व्यक्तियों का वह कथन जिसे घटना की सूचना व उसके दृश्य के साथ दिखाया जाता है ताकि खबरें प्रमाणित हो सके। नेक्स्ट कहता है विशेष लेखन क्या है। तो विशेष लेखन हमारा क्या होता है बेटा, जो किसी विशेषज्ञ के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, तो वो हमारा विशेष लेखन होता है। यानी कि बेटा किसी भी विषय की गहराई तक जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, विस्तृत रूप में उस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वो उस क्षेत्र से संबंधित लेख ही लिख सकता है, वो हमारा विशेष लेखन होता है। नेक्स्ट कहता है जनसंचार का आधुनिकतम माध्यम क्या है। तो बेटा वो हमारा जनसंचार का आधुनिकतम हमारा माध्यम है इंटरनेट, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित रूप में है आजकल। नेक्स्ट कहता है फीचर किसे कहते हैं। फीचर की परिभाषा भी हमारी जैसे फीचर की विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ा था, तो बेटा वो एक तरह की डेफिनेशन भी थी इसमें। तो कहता है फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और साथ में उनका मनोरंजन करना होता है। प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन से हैं। जनसंचार माध्यम बेटा मुख्य रूप से हमारे 3 हैं, रेडियो, टीवी, अखबार और एक चौथा हमारा इंटरनेट आ गया आज, ठीक है, आजकल। उसके बाद कहता है समाचार लेखन की बहुप्रचलित शैली कौन सी है। तो बेटा जो समाचार लेखन की जो प्रचलित शैली है वो है उल्टा पिरामिड शैली, जो 3 चरणों के अंदर विभक्त होती है, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो को मुखड़े के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट पूछ रहा भारत में पहला छापा खाना कब और कहाँ खुला था। तो बेटा ये हमारा 1556 में गोवा में खुला था, ठीक है। भारत का पहला छापा खाना पूछ रहा है ये, मैं दूसरा क्वेश्चन सोच गई थी। तो बेटा इसके अंदर पहला छापा खाना हमारा आता 1556 में और गोवा में खुला था। किन्हीं 2 राष्ट्रीय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। राष्ट्रीय मतलब मीन्स बेटा जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे छपते हैं, जैसे दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, जनसत्ता है, दी ट्रिब्यून है, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। एनकोडिंग से आप क्या समझते हैं। एनकोडिंग हमारी एक भाषा ही होती है जो दूसरे तक अपने विचार पहुंचाने का एक साधन होती है। तो बेटा वो शब्दों के रूप में भी हो सकते हैं, संकेतों के रूप में भी हो सकते हैं, ध्वनि चिन्हों के रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है फोन इन काश्य। फोन इन होता है बेटा जो फोन के माध्यम से घटना स्थल पर जो मौजूद रिपोर्टर होता है, जब वो अपनी बात एंकर और दर्शकों तक पहुंचाता है। पत्रकारिता में बीट शब्द का क्या अर्थ है। तो बेटा बीट शब्द हमारा क्या होता है, ये भी एक खबर का ही रूप होता है। तो बेटा पत्रकारिता में खबरों के प्रकार को बीट कहते हैं, ठीक है। जो खबर होती हैं वो अनेक क्षेत्रों के अनुसार बटी हुई होती हैं, तो बेटा वो हमारी बीट होती हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, खेल, फिल्म और कृषि जगत। इनके आधार पर संवाददाता को काम दिया जाता है, तो वो आपका होता है बीट रिपोर्टिंग। उसके बाद कहता है संपादकीय में लेखक का नाम क्यों नहीं होता।
तो बेटा संपादकीय लेख में लेखक का नाम क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उस जो संस्था होती है हमारी अखबार छापने की, तो बेटा वो संपूर्ण लोगों की राय होता है, न कि किसी एक विशेष व्यक्ति की राय। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता। तो संपादकीय लेख में क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति विशेष का विचार न होकर बल्कि अखबार का दृष्टिकोण व्यक्त करता है। नेक्स्ट कहता है स्वतंत्र पत्रकार हमारा क्या होता है? तो बेटा स्वतंत्र पत्रकार क्या होता है? ऐसा पत्रकार किसी अखबार विशेष से न बंधकर भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है, तो वो आपका होता है स्वतंत्र पत्रकार। यानी कि बेटा इसको हम जैसे ठेका प्रथा भी बोल सकते हैं। उनको टाइम पीरियड भी फिक्स दे दिया जाता है, उनको अमाउंट भी फिक्स बता दिया जाता है और उस अमाउंट में वो और उसी टाइम में वो काम करके उसको देना होता है, तो वो आपका होता है स्वतंत्र पत्रकार। नेक्स्ट कहता है स्तंभ लेखन से आप क्या समझते हैं? तो बेटा ये भी एक हमारा विचार परक लेख होता है जो कुछ विशेष लेखकों द्वारा अपनी वैचारिकता को व्यक्त करने की अलग शैली के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद कहता है पत्रकारिता की भाषा में मुखड़ा इंट्रो किसे कहते हैं? यानी कि बेटा उल्टा पिरामिड शैली का प्रथम चरण है ये, जो समाचार लेखन की शैली है उल्टा पिरामिड शैली, उसका प्रथम चरण है इंट्रो। तो बेटा इंट्रो को पत्रकारिता की भाषा में मुखड़ा कहते हैं। इसे समाचार के पहले पैराग्राफ की शुरुआत 2-3 पंक्तियों में 3 या 4 मुख्य रूप से बेटा 4 ककार आते हैं जिनके आधार पर लिखा जाता है। एडवोकेसी पत्रकारिता हमारी क्या होती है? एडवोकेसी पत्रकारिता हमारी होती है बेटा जो जनमत बनाने का काम करती है। ठीक है, यानी कि कोई भी जैसे खबर है तो उसके पीछे जनता का समर्थन दिलवाना, वो आपकी एडवोकेसी पत्रकारिता होती है, जो क्या करती है किसी खास मुद्दे को उठाती है और उसके पीछे जनमत बनाने के लिए जोर शोर से अभियान चलाते हैं। संपादकीय किसे कहते हैं? तो बेटा संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाला अनाम लेख, यानी कि बिना नाम का जो लेख प्रकाशित होता है वो आपका संपादकीय लेख होता है। इसके जरिए अखबार अपनी राय प्रकट करता है। नेक्स्ट कहता है मुद्रित माध्यम की किसी एक विशेषता को स्पष्ट कीजिए। तो बेटा मुद्रित माध्यम के अंदर क्या होता है? स्थायित्व होता है, लंबे समय तक वो सुरक्षित रखी जा सकती है। नेक्स्ट कहता है हिंदी में नेट पत्रकारिता में सबसे बड़ी अड़चन क्या है? यानी कि बेटा जो नेट के ऊपर हमारी पत्रकारिता है तो उसके अंदर हिंदी में लिखने में क्या सबसे बड़ी समस्या बनता है? तो बेटा वो हमारा आता है फ़ॉन्ट। ठीक है, अड़चन फ़ॉन्ट की होती है। नेक्स्ट कहता है ये ऐसे 4 हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखिए जिनके नेट संस्करण भी उपलब्ध है। यानी कि बेटा जो नेट के ऊपर भी उपलब्ध होते हैं तो वो हमारे आते हैं जैसे दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी। आज तो ज़्यादातर जो हमारे समाचार पत्र हैं बेटा वो सारे के सारे इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है समाचार लेखन के 6 ककार कौन से हैं? तो बेटा क्या, किसके, कहाँ, कब, कैसे तथा क्यों। अब इसके अंदर बेटा जो हमारे कैसे और क्यों है ये आपके आते हैं कि भी विवरणात्मक श्रेणी के अंतर्गत, और पहले जो हमारे 4 हैं वो हमारे आते हैं बेटा सूचनात्मक चरण के अंदर। सूचनात्मक होता है जो केवल सूचना देने का काम करता है, और जब उस सूचना को बेटा विवरण रूप में लिखा जाता है विस्तृत रूप में, तो वो हमारे 2 ककार हैं, कैसे तथा क्यों। ठीक है, फिर कहता है खोजप्रक पत्रकारिता किसे कहते हैं? खोजप्रक पत्रकारिता हमारी क्या होती है बेटा? जो घटनाओं की छानबीन करती है वो हमारी खोज पत्रकारिता होती है। जैसे जो वह पत्रकारिता जो भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ी आदि को उजागर करती है वो आपकी खोजपरक पत्रकारिता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है मुद्रित माध्यम की एक विशेषता बताइए जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में नहीं है। यानी कि बेटा मुद्रित माध्यम की ऐसी विशेषता कौन सी है? उसके बारे में हम बार बार बात कर चुके हैं कि भाई स्थायित्व होता है, वो लंबे समय तक अपने पास सुरक्षित करके रखी जा सकती है। इंटरनेट पे तो आप उसको ढूंढोगे, कई बार वो आपकी डिलीट भी लग जाती है। ठीक है, नहीं भी मिलती आपको। फिर कहता है
हिंदी में प्रकाशित किन्हीं 4 दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। दैनिक होते हैं बेटा हर रोज छपने वाले, तो ये जो आसपास आपके आसपास भी मौजूद होते हैं, जैसे दैनिक भास्कर है, हरी भूमि है, दैनिक जागरण है, पंजाब केसरी है, अमर उजाला है, दी ट्रिब्यून है, कोई भी लिख सकते हैं। फिर कहता है किन्हीं 2 हिंदी समाचार चैनलों के नाम लिखिए, यानी कि जो हिंदी के अंतर्गत, हिंदी भाषा के अंतर्गत अपने जो समाचार हैं वो प्रस्तुत करते हैं। तो बेटा आज तक है, ABP है, NDTV है। ठीक है, समाचार और फीचर में क्या अंतर होता है? तो बेटा समाचार तो क्या है, किसी घटना का ज्यों का त्यों वर्णन होता है, यथा तथ्य जिस रूप में वो प्राप्त होती है उसी रूप में लिखी जाती है। जबकि जो फीचर होता है बेटा, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पाठकों को शिक्षित भी करना होता है और उनका मनोरंजन भी करना होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है विशेष लेखन के किन्हीं 2 प्रकारों का नाम लिखिए। तो बेटा विशेष लेखन के अंतर्गत जो आपके क्षेत्र है, खेल क्षेत्र है, राजनीति क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, व्यवसाय का क्षेत्र है, कोई भी लिख दो आप, आर्थिक जगत का भी आ जाएगा। उसके बाद कहता है समाचार लेखन कौन करते हैं? तो बेटा संवाददाता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है अखबार अन्य माध्यमों से अधिक लोकप्रिय क्यों है? एक मुख्य कारण लिखिए। तो बेटा जो अखबार है वो अन्य माध्यमों से लोकप्रिय क्यों हो रही है? वही मैंने बताया था कि अभी इसके अंदर एक तो स्थायित्व होता है, एक हम इनको अपनी इच्छा अनुसार उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट कहता है पत्रकारीय लेखन में सर्वाधिक महत्व किस बात का है? पत्रकारिता में सर्वाधिक महत्व बेटा क्या होता है? समसामयिक घटनाओं का, यानी कि समय समय पर घटित होने वाली घटनाओं पर जानकारी देनी होती है। वेब पत्रकारिता से क्या आशय है? वेब पत्रकारिता हमारी क्या होती है, जो इंटरनेट के माध्यम तक आप तक पहुंचती है, तो वो आपकी वेब पत्रकारिता होती है। फिर कहता है उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? उल्टा पिरामिड शैली हमारी क्या होती है, जिसके अंतर्गत बेटा महत्वपूर्ण तथ्यों के बाद घटते हुए महत्व कर्म से अन्य तथ्यों व सूचनाओं को लिखा जाता है। यानी कि बेटा सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण, फिर कम महत्वपूर्ण, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, उसके बाद कहता है इंटरनेट पत्रकारिता के 2 लाभ। तो बेटा इंटरनेट पत्रकारिता एक तो क्या होती है कि भी इसका जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है। नेक्स्ट ये ताज़ी घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचा देती है। ठीक है, और इनको कहीं भी हम पढ़ सकते हैं आसानी से, इधर उधर जब हम चले जाते हैं तो बेटा ये हमें वहाँ भी मिल जाती है। नेक्स्ट कहता है विशेष रिपोर्ट के मूल तत्व क्या है? विशेष रिपोर्ट हमारी क्या होती है, जो गहरी छानबीनों से परिपूर्ण होती है बेटा, तथ्यों का एकत्रीकरण, विश्लेषण और व्याख्या इनके अंदर मिलती है। नेक्स्ट कहता है पत्रकारिता की भाषा में साक्षात्कार क्या आशय है? साक्षात्कार का यानी कि बेटा इंटरव्यू। तो वो कहता है पत्रकारिता में साक्षात के जरिए समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट आदि के लिए कच्चा माल इकट्ठा किया जाता है और पत्रकार अन्य व्यक्तियों से तथ्य, उसकी राय व भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। इसके अंदर बेटा साक्षात्कार वो होता है जैसे पत्रकार के रूप में हम किसी व्यक्ति को नियुक्त करना चाहते हैं, तो उनका साक्षात्कार लेने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो बेटा वो क्या करेगा, पत्रकार तो क्या करेगा, न्यूज़ एकत्रित करने का काम होता है, तो जो कच्चा माल इकट्ठा करेगा तो बेटा उनकी व्यक्ति की राय जानना कि भाई उसके लिए क्या क्या इकट्ठा करेगा, वो उनकी भावनाएं जानना, तो वो आपका कहलाता है साक्षात्कार। उसके बाद कहता है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर क्या होता है, जब तक बेटा किसी खबर के दृश्य मौजूद नहीं होते तो तब तक वो क्या करता है, सिर्फ जो उसके पास रिपोर्टर ने जानकारी दे रखी है उस जानकारी के आधार पर वो सूचनाएं देता है, वो आपका ड्राई एंकर होता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या तात्पर्य है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं बेटा जो बिजली के उपकरण होते हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है। रेडियो की अपेक्षा टीवी समाचारों की लोकप्रियता के 2 कारण लिखिए। तो बेटा रेडियो की अपेक्षा टीवी पर क्या किया जाता है, एक तो घटना के दृश्य दिखाए जाते हैं, नेक्स्ट बेटा इनका जो संबंध है वो सीधा दर्शकों के साथ जोड़ा जाता है। रेडियो नाटक से आप क्या समझते हैं?
तो बेटा रेडियो पर भी क्या है, मनोरंजन करने के लिए तरह तरह की सामग्री प्रस्तुत की जाती है। तो बेटा जो रेडियो के माध्यम से नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं वो आपके रेडियो नाटक कहलाते हैं। फिर कहता है पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर है। एक तो पत्रकारीय लेखन होता है बेटा जो केवल सूचनाएं, समसामयिक घटनाओं की जानकारी देता है, लेकिन साहित्य सृजनात्मक लेख हमारा क्या होता है कि अभी इस लेखन में चिंतन के जरिए नई रचना का विकास किया जाता है, उद्भव किया जाता है, तो वो आपका सृजनात्मक होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है फीचर लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। जो फीचर हम लिखते हैं तो बेटा उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल, रूपात्मक, आकर्षक व मन को छूने वाली होनी चाहिए। यानी कि बेटा सरल भाषा में होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सके, रूपात्मक होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और मन को छूने वाला होना चाहिए, मन को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। तो मूल तत्व हमारा क्या होता है बेटा, पत्रकारिता का मूल तत्व बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा ये क्या करता है, लोगों की जिज्ञासा के ऊपर निर्भर करता है, उनके अंदर जिज्ञासा की भावना उत्पन्न करने का काम करता है, वो आपका होता है पत्रकारिता। नेक्स्ट कहता है जनसंचार के प्रचलित माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है। सबसे पुराना पूछ रहा है तो बेटा हमारा प्रिंट मीडिया आ जाएगा। ठीक है, मुद्रित माध्यम या प्रिंट माध्यम या अखबार, सबसे जो पुराना माध्यम है हमारा जनसंचार का वो बेटा हमारा है प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम या अखबार। नेक्स्ट कहता है फ्लैश किसे कहते हैं। यानी कि बेटा फ्लैश न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ जो तत्काल दर्शकों तक सीमित शब्दों के अंतर्गत पहुंचाई जाती है वो आपकी होती है फ्लैश न्यूज़। तो बेटा ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप इन प्रश्नों को सभी को अच्छे से पढ़ेंगे, सुनेंगे तो बेटा ये आपको परीक्षा के अंतर्गत आपके नंबर पक्के करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं में से जो प्रश्न है वो बार बार आपकी परीक्षाओं के अंतर्गत आए हुए हैं और आपने देख भी लिया होगा इन प्रश्नों के पीछे ईयर भी लिखे हुए जिस साल में ये एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। तो बेटा आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बेटा अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार हम तक पहुँचाएँ कि भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप आगे किस चीज़ की वीडियो की अपेक्षाएं हमसे करते हैं ताकि हम आगे के लिए भी वीडियो आपके लिए तैयार कर सकें। तो बेटा वो अपनी इच्छा बताइए, कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। और बेटा अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जब भी कोई हमारी वीडियो आए तो उसका मैसेज आप तक पहुँच जाए। तो बेटा अब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।